हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले बेस के बारे में, ठीक है। तो बेस का जो है ना, कोई बच्चा बोलेगा भाई भैया इसका मीनिंग जो होता है हिंदी मीनिंग हम देख के आए भैया छाड़ होता है, तो उसको हम पहले ही बता देते हैं कि भस्म होता है इसका हिंदी, ठीक है। बेस का मीनिंग ही भस्म होता है, ठीक है। छाड़ जो होता है ना वो भस्म से आगे तुमको बताएंगे, भस्म घुलनशील वगैरह, ठीक है। बाद में वो बताएंगे कि छाड़ क्या कहते हैं। पहले हम तुमको बता रहे हैं भस्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तुमको भस्म के बारे में बता रहे हैं, भस्म होता क्या है एक्चुअली। जैसे कि अम्ल में हम लोग पढ़े थे कि जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो खट्टा और कड़वा में बहुत अंतर है, ठीक है। कड़वा और खट्टा में अंतर है। अगर अंतर नहीं पता हो तो हम यहाँ पर तुमको अंतर नहीं बताएंगे, अंतर पूछना तुम मम्मी से, ठीक है, वो बताएगा अच्छा से। तो बेस जो है ना, जो उसका पहचान है तुमको कड़वा, ठीक है। इसका जो स्वाद होगा ना वो पीटर होगा, पीटर, तो हिंदी में बोलते हैं कड़वा, ठीक है। बीटर को हिंदी में बोलते कड़वा। अगर कहीं अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है बताइए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया भस्म, ठीक है। जिस पदार्थ का भस्म, सिंपल से ऐसा याद रखना है, जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं, जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। गोल से पीट जाओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव काम आने वाला, ठीक है। हो गया ये बात खत्म। भस्म के साथ नीला लिटमस पेपर बनाने वाला कि अच्छा चलो, तुमको हम पिछला लेक्चर में या फिर उससे पिछला लेक्चर में हम लोग को बताए थे, हम लोग बताएंगे सूचक के बारे में। तो चलो सूचक बता रहे, सूचक क्या होगा। सूचक जो है ना उसको हम बताया जाए तुमको इंडिकेटर उसको बोलते हैं इंग्लिश में। इंडिकेटर जो होता है वो इंडिकेट का, इंडिकेट मतलब क्या होता है, इंडिकेट देखो इंडिकेटर एक्चुअली में इंडिकेट का इंग्लिश होता है, मतलब स्पेल होता है INDICATE, यहाँ पर इंडिकेट, ठीक है। तो वही इंडिकेट समझो, इंडिकेट मतलब होता है इशारा करना या फिर मतलब उसको बताना, समझ जाओ। इंडिकेट मतलब जो है ना एक तरह से इशारा करना ही समझ जाओ। तो इंडिकेटर तुमको इशारा करेगा या फिर मतलब इंडिकेटर जो है ना मतलब तुमको एसिड कौन सा, कौन एसिड है कौन बेस है, तुमको उसको पता करना है तो तुम इंडिकेटर का यूज करते हैं हम लोग। इंडिकेट मतलब तुमको वो बताएगा कि कौन सा भैया कौन एसिड है कौन बेस है कौन सॉल्ट है, उसको पहचानने का जो तरीका है वो हम लोग जो है ना इंडिकेटर से करते हैं। अब जैसे भैया बताएगा, तुम बताओ यार कुछ इंडिकेटर का नाम है यार, तुमको पहले से पता होगा। सूचक का नाम, ठीक है, सूचक का नाम अगर बताया जाए तो मेथिल ऑरेंज, देखो मेथिल ऑरेंज, हिंदी में देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेथिल ऑरेंज, सॉरी हिंदी में इसको बोलते हैं मेथिल ऑरेंज, लेकिन इंग्लिश में इसका जो नाम है वो मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जो है ना इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, जो भी है। और फिर ये जो सूचक है, ठीक है, एक प्रकार का सूचक है तुमको जो कि हेल्प करेगा एसिड और बेस को पहचानने में। फिर तुमको है लिटमस पेपर, जो कि दो तरीका का होता है, एक होता है ब्लू एक होता है रेड। दोनों का बहुत कारनामा है, दोनों में बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्या होता है रेड लिटमस पेपर, क्या होता है ब्लू लिटमस पेपर, बस तुम वीडियो के साथ बने रहो, तुमको सब चीज बताएंगे हम, ठीक है। पहले बता दीजिए तुमको फिनॉक्सिलिन, फिनॉक्सिलिन भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। फिनॉक्सिलिन, फिनॉक्सिलिन को हिंदी में ऐसे कुछ लिखते हैं ना, फिनॉक्सिलिन। तो तुमको फिनॉक्सिलिन भी एक प्रकार का इंडिकेटर है, ठीक है। तुमको जो भी इंडिकेट करेगा भैया ये इंडिकेट, ये जो है ना आपको एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ऐसा तुमको बताने के लिए तुमको ये सब का जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो सही है, इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप तुमको बताते हैं, तुमको बताया लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, दोनों का कारनामा समझ लो, दोनों अलग अलग कारनामा करता है। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। इसको क्या बोलेंगे, नीला लिटमस पत्र, नीला, इसको बोल देंगे लाल। तो यहाँ पर एक बात याद करता है बच्चा, तो अनिल, तुम लोग शायद सुने होंगे, अनिल और एक तो छनील, या फिर देखो अनिल ज्यादा अच्छा लगता है, अनिल को नहीं याद रखो, ठीक है। अर्थ का मतलब क्या हुआ, अ का मतलब हुआ अम्ल, ठीक है। हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक 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 ट्रिक। अ का मतलब हुआ अम्ल और नील का मतलब हुआ नीला। अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को चेंज कर देगा लाल में, उसका कलर जो अम्ल जो है वो मतलब जैसे कि मान लो कि ये तुमको ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर ये मान लो, कंफ्यूजन ना होता कि इसको निकालते हैं।
तो ये तुम्हारा ब्लू लिटमस पेपर है। तुमको हम क्या बताए, अनील, अनील मतलब अम्ल नीला लिटमस पेपर को ठीक है डैश करेगा, ठीक है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को मान लेते कि ये एसिड है, मान लिए कि ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। अम्ल जो है ये नीला लिटमस पेपर है, ये है अम्ल। अम्ल नीला लिटमस पेपर को जो है ना वो लाल कर देगा, रेड कर देगा। चेंज इन कलर में तुमको चेंज मिलेगा, ठीक है। अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर में तुम अगर एसिड को या फिर कोई भी मटेरियल को मिला रहे हो, ठीक है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, अगर उसका कलर रेड हो रहा है तो समझ जाओ कि तुम एसिड है भैया, ठीक है। मेरे पास है नहीं यार लिटमस पेपर, घर में छूट गया है, लेके हमको आना था, ठीक है। वो लिटमस पेपर रहता तुमको अभी तुरंत बता देते भैया कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मेरे पास सब चीज है, ठीक है, एसिड है, बेस है, ठीक है, कुछ है, लेकिन वो सब अभी यूज नहीं करने के लिए मना किया गया, ऊपर का ऑर्डर है, ठीक है। तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ठीक है। अगर रेड नहीं किया तो समझ जाओ कि वो एसिड नहीं है, यानी कि बेस होगा, ठीक है। हमने नीला लिटमस, ये बात को यहाँ पर जो है ना बार बार कंफ्यूजन करता है बच्चा को। हम नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और फिर उधर भी उल्टा करता है, हम लाल लिटमस पेपर को ये कर देता है, ठीक है। वो सब नहीं बात करना, बात करना तो वो अनील, अनील मतलब क्या हो गया, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। बस इतना बात याद रखो और बाकी आगे तुमको अपने आप याद हो जाएगा। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा, अम्ल को यहाँ नीला अम्ल के साथ नीला लिटमस पेपर मिलाओगे तो वो लाल कर देगा। अगर कलर में चेंज नहीं हुआ, अब जैसे मान लो भैया अगर मान लीजिए कि ब्लू लिटमस पेपर मिलाए तो कलर में जो होगा ना कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही। अगर मान लो कि ये एसिड है, ये एसिड है, उसको अगर ब्लू लिटमस पेपर में मिलाएंगे तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो पता चल जाएगा भाई अगर ब्लू में मिला है, सॉरी अगर रेड में मिला है, अब यहाँ पर रेड होगा ना। अम्ल अगर को लाल लिटमस पेपर में मिला है, अगर अम्ल को नीला लिटमस पेपर में मिलाते हैं तो वहाँ कलर चेंज होता है, लेकिन अगर अम्ल को लाल लिटमस पेपर में मिलाते हैं गलती से तो वहाँ पर उसका नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा, हमको जैसा है वैसा ही पदार्थ दिखेगा। लेकिन अगर क्षार में बात करें, क्षार में तो क्षार तो उल्टा करता है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उल्टा करता है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और ब्लू को नो चेंज। एसिड में जो होता है ना तुमको, एसिड में रेड में नो चेंज, रेड में नो चेंज, ठीक है, और बेस में तुमको ब्लू में चेंज होता है, उल्टा होता है। इसी के कारण जो ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। लेकिन तुमको एक जो ट्रिक जो बताया ना अनिल वाला, वो ट्रिक तुम याद रखो, तुमको सब चीज बनेगा। अनिल मतलब अम्ल जो है नीला सिंपल सी बात है कि लाल कर देगा। अगर अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो मतलब अम्ल जो है लाल लिटमस पेपर के साथ कुछ नहीं करेगा। अम्ल जब नीला को लाल कर रहा है तो मतलब लाल के साथ लाल ही करेगा। लाल के साथ ब्लू हुआ तो समझ जाएंगे वो क्षार है, क्योंकि तुमको बताया कि बेस जो है ब्लू के साथ नो चेंज होता, मतलब बेस जो है रेड के साथ चेंज होगा। भाई अगर बेस ब्लू के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो बेस रेड के साथ चेंज होगा। मतलब कि अगर क्षार को लाल लिटमस पेपर में मिलाते हैं तो उसका कलर में चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अम्ल को नीला लिटमस पेपर के साथ मिलाते हैं तो उसका कलर में चेंज, अगर अम्ल को लाल लिटमस पेपर के साथ मिलाते हैं तो उसका कलर में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अगर क्षार को ब्लू लिटमस पेपर के साथ मिलाते हैं तो उसका कलर में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा कुछ इंडिकेटर। तो लेकिन हमारा टॉपिक तो है धातु, उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। हमारा टॉपिक जो है वो बेस है, बेस को खत्म करते हैं। चलिए, इंडिकेटर आपको समझ में आ गया होगा। इंडिकेटर से हम पहचान पाते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। तो आप जो है ना अम्ल को पहचानने का, भस्म को पहचानने का कुछ उदाहरण बताते हैं, ठीक है। भस्म को पहचान लिए, भस्म को कैसे पहचानना वो बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अम्ल को पहचानते थे भाई कि हाइड्रोजन वाला थे वो जो कि जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह है तो उसको बोल देते थे अम्ल। लेकिन भस्म के में क्या होता है, यहाँ पर कुछ और होता है, भस्म का साथ कुछ और होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सभी धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड तुमको पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। धातु के ऑक्साइड किसे कहते हैं कि धातु का ऑक्साइड जो होता है वो उनको धातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो धातु के ऑक्साइड हो जाएगा। अगर धातु के साथ ऑक्सीजन है तो वो धातु का ऑक्साइड होगा। तो यानी कि इतना समझ में आ गया कि सभी धातु ऑक्साइड जो होगा भैया वो भस्म होगा। जैसे कि धातु कोई सा भी बोलो तुम Na बोलो, अगर उसके बाद O लग गया तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर सोडियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड लग गया, या धातु के साथ ऑक्साइड है तो धातु ऑक्साइड लग गया। धातु ऑक्साइड तुमको हम तुरंत बताया भी कि इसको भस्म बोल देंगे। जितना भी धातु ऑक्साइड होगा नोट करके लिख लो, जितना भी धातु का ऑक्साइड होगा वो होगा तुम्हारा भस्म।
वो तुम्हारा भस्म होगा। धातु का ऑक्साइड भस्म होगा, धातु ऑक्साइड भस्म होगा। तुम यही नहीं लो, MgO भी तुम ले लो, जितना भी धातु उसके साथ ऑक्सीजन लगा दो वो तुम्हारा हो जाएगा भस्म। तुम CaO ले लो, तुम्हारा भस्म हो गया। ठीक है, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे लिखा हुआ है, Na2O लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, O का वैलेंसी यहाँ आया, ठीक, वैलेंसी पर भी ध्यान देना है। ठीक है, Ka2O आ गया, CaO आ गया, Al2O3 आ गया, इसको एम्फोटेरिक वगैरह हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल यही जानना है, मतलब सिंपल सी बात ये याद रखना है कि धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो वो धातु का ऑक्साइड हो जाएगा। और धातु का ऑक्साइड जहाँ भी दिखे हमको तो वो हो जाएगा तुम्हारा भस्म। लेकिन एक्चुअली में जो जब हम ये पढ़ रहे थे, हम का गुण पढ़ रहे थे, भौतिक गुण या सॉरी रासायनिक गुण, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे हम धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके डायरेक्ट गैस बनाता है। तो एक्चुअली में वहाँ पर हम धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। एक्चुअली में वहाँ पर हम जो है धातु भस्म के साथ प्रतिक्रिया कर रहे थे, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं। हम धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके था क्या करता था, धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता था। अब यहाँ पर एक चीज समझो, हम तुमको अभी बताए कि धातु का ऑक्साइड जो है वो तुमको भस्म ही है। ठीक है, अम्ल क्या करता था, धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता था। हम धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल जो है धातु के साथ ऑक्साइड के साथ, जैसे तुमको एग्जाम्पल बता रहे, अम्ल ले लो, कोई सा भी HCl ले लिया। अगर धातु ऑक्साइड तुम ले लो, धातु ऑक्साइड तुम ले लो NaO, ठीक है, इसके साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता था, HCl प्लस नहीं रे NaCl बनता था प्लस H2 बनता था, जल और लवण बनता था, जल और लवण बनता था। इतना बात याद है ना। अगर अम्ल जो है तुमको धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता था तो क्या बनता था, जल और लवण बनता था। और तुमको देखो धातु ऑक्साइड मतलब क्या बताया, भस्म बताया, क्योंकि अभी तुमको पता है ना कि जितना भी धातु ऑक्साइड है वो सारा भस्म है। और भस्म जो है, और तुमको अभी एक और पॉइंट पिछला लेक्चर में बताया था रासायनिक गुण में कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। क्या बताओ तुमको, अभी थोड़ा देर पहले हम ये नहीं बताया कि भस्म और क्षार में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, हालांकि उसको लोग सेम भी कह देते हैं। तो यहाँ पर भस्म अम्ल है, ये अम्ल है और इसको भस्म कह सकते हैं या फिर इसको क्षार कह सकते हैं। अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाया। देख लिए विनोद, एक्चुअली में फंडा ये था, तुमको तभी इसलिए नहीं समझा थे हम सोचे थे तभी क्षार जो पढ़ाएंगे ना भस्म, तभी ये टॉपिक समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ गया, अम्ल जो है भस्म के साथ प्रतिक्रिया करके भी वही बनाता है, अम्ल लवण के साथ प्रतिक्रिया करके भी वही बनाता है। हम धातु ऑक्साइड, तीन चीज यहाँ पे पता चलता है आपको। क्या भैया, अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तब भी एक ही चीज बनेगा, अम्ल धातु ऑक्साइड यानी कि हम भस्म के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तब भी वही बनेगा। हम भस्म यानी कि क्षार, हमने क्षार के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तब भी वही बनेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भैया ये भस्म को पहचानने का तरीका। भस्म को पहचानने का तरीका क्या होता है कि जितना भी धातु ऑक्साइड होगा वो भस्म होगा। ठीक है, एकदम 100% भस्म होगा ही होगा। ठीक है, कोई तुमको बात नहीं काट सकता। अगर तुमको भस्म का उदाहरण लिखना है तो बहुत सारा तुम बना सकते हो। ठीक है, भस्म को पहचानने का बहुत सारा तरीका है। जैसे भस्म का बात करवा होता है, सभी भस्म को तुम तो चेक करके नहीं देखोगे। जैसे कि NaO है तो अब तुमको तुम ये भस्म है कि नहीं है इसको तुम चखोगे थोड़ी ना कि भाई ये कड़वा है कि क्या है। पता चला था तो मतलब इसमें कुछ पॉइजनस गैस वगैरह कुछ रहा तो तुम्हारा शायद डेथ भी हो सकता है। तो इससे थोड़ी कोई चेक कर सकता है कि भाई इसका स्वाद कड़वा है। हम लास्ट में देखे ऑक्साइड है यहाँ पर तो पता चल गया ये भाई भस्म है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखे तो पता चल गया भाई बेस है। ठीक है, बेस है मतलब भस्म है यानी क्षार है। ठीक है, भस्म और क्षार में भी तुमको पता चल जाएगा क्या अंतर है। थोड़ा देर रुक जाओ, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म होता है कि भस्म का तुम्हारा क्या था, भस्म सभी धातु ऑक्साइड जो है ना भस्म होता है। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर सभी धातु का हाइड्रोक्साइड तुमको नहीं बताया हम। हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि OH लगा रहता है लास्ट में। अगर कोई भी धातु लगा है, धातु है, धातु के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो हम बताए थे कि धातु ऑक्साइड बोलेंगे। अगर NO3 लगा हुआ है तो नाइट्रेट बोलेंगे, CO3 लगा हुआ है तो कार्बोनेट बोलेंगे। उसी तरह हाइड्रोक्साइड अगर OH लगा हुआ है, अगर कोई सा मेटल ले लो, जैसे कि मेटल लेते हैं हम Mg, उसके साथ में OH लगाते हैं, Mg प्लस OH, सॉरी MgOH हो जाएगा। तो ये जो हो गया ना तुम वो, ये तो हो गया धातु के हाइड्रोक्साइड। अगर लास्ट में OH लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। अगर लास्ट में OH लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। मतलब मेटल प्लस OH यानी कि धातु प्लस OH अगर लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे कमेंट करोगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। और धातु तुमको यहाँ पर एक पूरा लिख देते ताकि तुमको फिर से रिकॉल हो जाए, अगर लिखते नहीं बता रहे हैं। धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ तो धातु का ऑक्साइड, धातु के साथ CO3 लगा हुआ तो धातु का कार्बोनेट, धातु के साथ अगर NO3 लगा हुआ है तो धातु का नाइट्रेट,
अभी क्या बताया, धातु के साथ अगर OH लगा हो तो धातु के हाइड्रोक्साइड। इतना बात समझ में आता है। तो हम अभी इससे थोड़ा देर पहले पता गए थे कि अगर भाई धातु के अगर ऑक्साइड है वो भस्म होता है, मतलब धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लगा तो वो भस्म है, पहचानने में तरीका आएगा। अब दूसरा पॉइंट जो है भैया वो तुम्हारा है कि धातु का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो भी भस्म होता है, ठीक है। अब जैसे MgOH ये तुम्हारा एक भस्म है, लेकिन क्या MgO भस्म नहीं है? हाँ बिल्कुल ये भी है। तुमको पिछला पॉइंट में ही तो बताया यार कि लास्ट में अगर ऑक्सीजन है, लास्ट में ऑक्सीजन का कहने का मतलब उसके बगल में मेटल होना चाहिए यार। अगर नॉन मेटल है तो ये नहीं होगा। अगर H2O ये जो है ना तुम्हारा ये नहीं होगा। ऑक्सीजन है तो क्या हो गया यार, मेटल होना चाहिए। हाइड्रोजन मेटल है ही नहीं, यहाँ पे मेटल है, मेटल का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह तुमको देखना है, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। मेटल का ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है मेरा, ठीक है। उसी तरह धातु का हाइड्रोक्साइड क्या होता है मेरा, बेस, ठीक है। MgOH हो गया, NaOH हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम खुद से बना सकते हैं। अगर तुमको धातु पता है ना, तुमको सबसे पहले धातु पता होना चाहिए। धातु के साथ तुम ऑक्सीजन लगा दो, धातु का ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर तुम अपने से एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि हम Mg उठाए क्या है, धातु है, OH उठाए क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है, मतलब धातु का हाइड्रोक्साइड हो गया। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक तुम्हारा खत्म होता है, बस इतना काफी है, ठीक है। तुम जो है ना इससे ये दो टॉपिक जो दो चीज बताए ना, MgO बना दोगे तुम, इससे Na2O बना दोगे, Al2O3 बना दोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से NgOH बना दोगे, OH लगा दो लास्ट में, या फिर NaOH बना दोगे, AlOH बना दोगे, ऐसा बहुत सारा बन जाएगा। ये सब तुम्हारा बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। सूचक बता दिए, बेस बता दिए, ठीक है। अब तुमको कुछ जो है ना अगला लेक्चर में जो होगा तुम्हारा क्षार के बारे में बताएंगे, क्षार के बारे में बताएंगे, और कुछ जो है थोड़ा सा जो है ना क्षार के बारे में और या फिर भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्षार और भस्म का जो है ना बीच में डिफरेंस क्या है, जो बहुत सारा आदमी इसको एक ही बोल देता है, तो वो भी तुमको अगला लेक्चर में दूर होगा। यहाँ पर हम ये लेक्चर का बेसिक पर्पस ये था कि तुमको हम बता पाए कि बेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।